नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल पे। और पॉलिटी का क्लास चल रहा है और पिछले क्लास में हम पॉलिटी का डिस्कशन किए हुए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और अमेंडिंग एक्ट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डिस्कशन किए हुए हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम मेजर चेंजेस दिखे थे और वहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था, जो कि लॉर्ड क्लाइव से वारेन हेस्टिंग हुआ था। उसके बाद वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट का कुछ लॉ वगैरह ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं था, तो इसलिए फिर चेंजेस हुआ था 1781 को, जो अमेंडिंग एक्ट, और उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। और उसी में फर्स्ट टाइम हम देखे थे कि जो मोहम्मदन लॉ होता है मुस्लिम का और हिंदू लॉ होता है, उसको इंक्लूड किया गया था जुडिशियरी पे। तो ये अमेंडिंग एक्ट और जो उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, जो कि करेक्शन करने के लिए लाया गया था 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट को। उसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 को देखे थे, वहाँ पे मेजर चेंजेस ये था कि वहाँ पे जो डुअल गवर्नमेंट देखने के लिए मिला था, और उसी में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ चार्टर दो डुअल गवर्नमेंट बनाया गया था। तो उसी में क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो पॉलिटी अफेयर को देखता था और कोड ऑफ चार्टर वो कॉमर्स को देखता था। तो हम आज डिस्कशन करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1786। और चार्टर एक्ट जो 1786 ये इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाता है कि सेकंड टाइम के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग थे, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1786 में बने। ये इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है 1786 चार्टर एक्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अपॉइंट की वजह से, और उनका कुछ डिमांड रहता है 1786 को। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1786। और उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और ये क्यों पास किया जाता है, ये इसका बैकग्राउंड है। इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस एक्ट ऑटोफाइज्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी विथ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का। आफ्टर 20 ईयर उनका जो चार्टर चेंज होते रहता है, और जो प्लान करते हैं 20 ईयर्स का विज़न लेके वो चलते हैं। उनका ट्रेड मोनोपोली चलता है, यहाँ से 20 साल का आगे बढ़ाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। ये जैसे कि मैंने बोला 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करते हैं। और लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, और उनका जो और भी जितना प्रेसिडेंसी होता है वहाँ का गवर्नर्स का पावर भी और भी बढ़ा दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। द एक्ट गैव मोर पावर्स टू द गवर्नर जनरल ओवर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास, क्योंकि उसी टाइम बॉम्बे और मद्रास भी दो प्रेसिडेंसी था। The company was now made responsible for the payment of the employees and the board of the payment of the employees and the board of control from the India revenues also. The company was required to pay the British government 5 lakhs from Indian revenue each year. जितने भी प्रेसिडेंसी और इंडिया से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था इस टाइम होता था उस टाइम, तो 5 लाख उसी टाइम 5 लाख का रेवेन्यू सिस्टम जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसी में से 5 लाख ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो टैक्स के थ्रू देते हैं, या फिर पार्लियामेंट वहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था इंडिया, इसलिए भी ब्रिटिशर्स को वहाँ पे 5 लाख का टैक्स देते हैं वो चार्टर एक्ट 1793 के हिसाब से। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखिए कि चार्टर एक्ट 1786 को लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में 20 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है वो जो उनका ट्रेड मोनोपोली।
और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये है कि जो 5 लाख उनको रेवेन्यू सिस्टम में जितना कलेक्ट होता है वो उसका 5 लाख ब्रिटिश पार्लियामेंट को देते हैं। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1786 और चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो हम बेसिक से चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी। हम जैसे कि देखें कि 1757 में पलासी वार हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, और वहाँ पे लॉर्ड क्लाइव जीत गए थे। और उसी के टाइम दीवानी राइट वो साइन हुआ था। और दीवानी राइट ऐसा एक राइट था जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए परमिशन जैसे लेते हैं, क्योंकि वो सिराजुद्दौला हार गए थे और उसी टाइम से दीवानी राइट फिर स्टार्ट हो गया। बाद में 1764 को बक्सर वार भी हुआ था, और बक्सर वार में 3 नवाब हार गए थे और उसी से डुअल गवर्नमेंट का साइन हुआ। और डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एक तरफ नवाब रूल करेंगे और ब्रिटिशर्स भी रूल पे होंगे, बट इनडायरेक्टली वो रूल पे होंगे, और टैक्स कलेक्शन का ज़्यादातर टैक्स वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे। इसलिए फिर बाद में ग्रेट फेमाइन देखने के लिए मिला था 1769-70 को। वहाँ पे मैसूर वार भी हुआ था हैदर अली के बीच में, और हैदर अली वहाँ पे जीत गए थे। और हैदर अली जब जीत गए थे तो वहाँ पे बहुत एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के लिए मिला था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वार भी हार गए थे और ग्रेट फेमाइन भी आया था। तो बहुत सारे पीजेंट जो फार्मर लोग होते हैं वो टैक्स दे नहीं पा रहे थे। तो इसलिए बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है और वो लोग पैसे की डिमांड करते हैं, और 1 मिलियन पाउंड का वो डिमांड किए थे। और वो 1 मिलियन जब ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट ने अप्रूव करते हैं ईस्ट इंडिया के लिए, तभी से वो ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसलिए भी होता है। उसके बाद जो अमेंडिंग एक्ट 1781, उसके बाद 1786 पे पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1786 आता है, फिर 1793। तो 1793 ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये होता है कि 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जाता है और इसमें मोर पावर दिया जाता है ब्रिटिशर्स। जितने भी प्रेसिडेंसी होता है, बंगाल होता है, मद्रास और बॉम्बे होता है, और 5 लाख का जो जितना भी रेवेन्यू होता है उसमें से 5 लाख ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया जाता है। और 86 चार्टर एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। 2020 नेक्स्ट ईयर चार्टर एक्ट को एक्सटेंड किया जाता है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि नया चैनल है और आपकी सपोर्ट के वजह से ही चैनल आगे बढ़ेगा। और मैं और भी कोशिश करूँगा, और भी जो करेंट अफेयर्स होता है, और भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, साइंस भी हो गया, जितना भी क्लास मैं इसी चैनल पे लेके आऊँगा। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।